नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता समता की ओर का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडेय जी। आइए सबसे पहले रचनाकार के बारे में जानते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनका जन्म वर्ष 1895 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, जबकि मृत्यु वर्ष 1989 में हुई। इनकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। पद्य के साथ ही इन्होंने कई गद्य रचनाओं, निबंधों और आलोचना ग्रंथों को भी लिपिबद्ध किया। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह, लच्छमा अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। पद्य परिचय की ओर नजर डालते हैं। प्रस्तुत पद्य एक नई कविता है। इसमें शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान वन्य जीवों के साथ ही साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त लोगों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। कविता की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं। आइए उनके अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। भ्रात अर्थात ब्रदर, द्युतिहीन अर्थात डिवॉइड ऑफ रेडियंस, अवनी अर्थात अर्थ, कुंजटिका अर्थात फॉग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली भीषण ठंड का सजीव चित्रण करते हुए कहता है कि भ्राता हेमंत के जाने के बाद अब शिशिर आ गया है और इस ऋतु में भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके कारण प्रकृति तेजहीन हो गई है और चारों तरफ कोहरा छा गया है। प्रकृति के सभी जीव इस ठंड से सिकुड़कर अपने अपने घरों में घुस गए हैं। जीवों की गतिविधियों में भी इस ऋतु के कारण कमी आ गई है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इन पंक्तियों में कठिन शब्द है तुषार, जिसका अंग्रेजी अर्थ है ड्यू ड्रॉप्स, तालो अर्थात पॉन्ड्स। कवि कहता है कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड से सभी दुखी है। तालाबों में खिले हुए कमल के फूल भी इस ठंड से बहुत दुखी हैं। यहाँ कवि को कमल के दलों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें आंसू की भांति प्रतीत हो रही हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि फूल शिशिर ऋतु से उसी तरह दुखी है जिस प्रकार किसी अन्यायी राजा के दंडों से प्रजा दुखी होती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इन पंक्तियों में श्वान का अर्थ है डॉग, स्यार का अर्थ है जैकल। अन्य मौसमों में आधी रात को जब लोग कभी कभी अपने घर के बाहर बरामदे में या खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाते थे, वहीं शिशिर ऋतु की इस ठंड से बचने के लिए सभी अपने अपने घरों में घुस गए हैं। लेकिन श्वान अर्थात कुत्ता और स्यार अर्थात सियार जैसे जीव इस ठंड की मार से बहुत ही पीड़ित हैं। वे रोते बिलखते किसी तरह इन ठंडी रातों को बिताते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लखिया मन में है भय पाता। कवि यहाँ कहता है कि आधी रात को अन्य मौसमों में जहाँ पूरा आकाश चंद्रमा की चांदनी व तारों से भरा सुंदर व आकर्षक दिखाई देता है,
वहीं शिशिर ऋतु की रात में पूरा आकाश कोहरे से भरा होता है। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति अपने कमरे से निकलकर आकाश की तरफ देखता है तो उसे केवल कोहरा ही नजर आता है। यहाँ कवि को ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश रिक्त हो गया है, जिसे देखकर व्यक्ति का मन भयभीत हो उठता है। अगली पंक्तियां हैं। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ पर मलिन का अर्थ है डर्टी, पांडुवर्ण का अर्थ है बफ कलर्ड। कवि कहता है कि शिशिर ऋतु की इस रात में तारों का रंग धुंधला पड़ गया है, वे जैसे मलिन हो गए हैं। चंद्रमा कोहरे की परत से ढक जाने के कारण हल्का पीला व धुंधला दिखाई पड़ रहा है। यह परिवर्तन ऐसा लग रहा है जैसे किसी राज्य पर कोई विपदा आ गई हो, जिसके कारण चारों ओर भय व आतंक का वातावरण बन गया है। अगली पंक्तियां हैं। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। यहाँ पर एक मुहावरा प्रयुक्त हुआ है पौ बारे, जिसका अर्थ है लाभ ही लाभ होना। कवि यहाँ कहता है कि शिशिर ऋतु धनियों के लिए खुशहाली तो गरीबों के लिए दुख दर्द लेकर आता है। धनियों के पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, जिसके कारण वे इस ठंड में ठिठुरते नहीं हैं। वे अपने अपने घरों में बैठकर ठंड का आनंद उठाते हैं। इसके विपरीत गरीब और मजदूर वर्ग इस ठंड में मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। उनके पास कोई भी भौतिक सुविधा नहीं होती है, जिसके चलते इस ठंड को वो झेलने के लिए मजबूर होते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। कवि यहाँ कहता है कि शिशिर ऋतु में जहाँ अमीर लोग हलवा पूड़ी, ताजी दूध मलाई आदि व्यंजनों का सेवन करते हुए ठंड का आनंद उठाते हैं, वहीं गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। अन्य मौसमों में गरीब लोग मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन इस शिशिर ऋतु में ठंड के कारण वे नियमित मजदूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। यहाँ पर कंपित का अर्थ है ट्रेम्बलिंग, पाले अर्थात आइस। कवि यहाँ कह रहा है कि अमीर लोग शाल दुशाले ओढ़े अर्थात भौतिक सुविधाओं के चलते ठंड का आनंद उठाते हैं, वहीं गरीब व्यक्तियों के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते हैं। वे शिशिर ऋतु में पड़ने वाले पाले अर्थात बर्फबारी को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। कवि कह रहा है कि अमीर वर्ग सुख साधन से समृद्ध ऊंचे ऊंचे सुंदर महलों में रहता है, वहीं गरीब के घर की स्थिति जीर्ण शीर्ण होती है। इनके घरों के छप्पर भी टूटे फूटे होते हैं, जिसके कारण ठंड के मौसम में भी वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आवश्यक साधन सामग्रियों की कमी व विपरीत परिस्थितियों के कारण इनके घरों में हमेशा उदासी छाई रहती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यहाँ पर उदर का अर्थ है स्टमक। कवि कह रहा है कि पुराने जमाने में जब हम विकसित नहीं हुए थे, तब हमें अपने भोजन की चिंता नहीं सताती थी। हम जंगलों में भटक कर अपना जीवन यापन करते थे। माता की तरह प्रकृति हमारे भोजन की व्यवस्था करती थी, अर्थात पेड़ों पर लगने वाले फल फूल खाकर हम अपना जीवन यापन करते थे। वहीं आज वर्तमान समय में जहाँ एक वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है,
वहीं दूसरे वर्ग को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहता है कि समाज में रहने के कारण हम समाज का हिस्सा है, इसीलिए हम सभी को अपने समाज के प्रति व समाज में रहने वाले लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभानी पड़ेंगी। लेकिन लोगों को इन जिम्मेदारियों का एहसास तभी हो सकता है जब उनमें एकता व भाईचारे की भावना होगी। कवि यहाँ कहता है कि समाज में रहने के कारण हम सभी भाई भाई हैं, इसीलिए हम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बंधुत्व की यही भावना एक दूसरे पर अधिकार व प्रेम की भावना का विकास करती है। आशा है आपको इस कविता का भावार्थ पसंद आया होगा। यदि आपको कविता का भावार्थ अच्छा लगे तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।